हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग सिटीज़नशिप को कंटिन्यू करेंगे। सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 इज़ हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप्स। नंबर 1 इज़ बर्थ। तो कौन कौन इंडिया के सिटीज़न होंगे अगर वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं। तो हियर आर द conditions for being a citizen of India who is actually born in India. तो इंडिया में जो पैदा हुआ है उनमें से कौन लोग इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं। जो 26 जैन 1950 के बाद पैदा हुए थे लेकिन जुलाई 1 1987 से पहले। तो इस टाइम पीरियड के बीच में कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। सुना आपने, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जुलाई 1 1987 तक कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। पहला, जिनके फादर इंडिया के सिटीज़न हो। ठीक है, जिनके फादर इंडिया के सिटीज़न हो। तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ फादर क्यों, मदर भी तो हो सकती है ना। हाँ, तो ये हमारे फाउंडिंग फादर्स को बहुत लेट समझ में आया कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर। तो उस टाइम तो उन्होंने दे दिया 1987 तक कि ओनली फादर इज़ बॉर्न इन इंडिया। लेकिन 1992 में जब उन्हें समझ आ गया कि नहीं, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न फ्रॉम बोथ अ मदर एंड अ फादर, तो उन्होंने ये प्रावधान चेंज करके 1992 में कर दिया एनी पेरेंट। मतलब अगर माँ या पिता दोनों में से कोई एक भी इंडिया का सिटीजन हो जाएगा देन द चाइल्ड इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और 2004 में दे अगेन चेंज दिस टू इफ़ एनी वन इज सिटीजन। 1992 में तो बोल ही दिया था कि कोई एक भी सिटीजन हो सकता है, माँ या पिता। तो इफ़ एनी वन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब अगर पिता इंडिया के सिटीजन है और माँ एक इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब फ्रॉड तरीके से इंडिया में नहीं रह रही है, तो प्रोबेबली द चाइल्ड इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव फर्दर। अब बाय डिसेंट, तो डिसेंट से कौन कौन इंडिया का सिटीज़न हो सकता है। तो पहले तो डेट 26 जनवरी 1950 और इसमें क्या हो गया है दिसंबर 10 1992। तो पहले उन्होंने यही प्रावधान रखा था कि ओनली फादर इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। लेकिन 1992 में सिंस उन्हें समझ आ गया कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न फ्रॉम बोथ अ मदर एंड अ फादर, तो उन्होंने चेंज करके 1992 में कर दिया एनी पेरेंट, है ना। पहला क्या है कि ओनली फादर इज़ अ सिटीजन, इसमें सिर्फ डेट चेंज हुआ है दिसंबर 10 1992। पिछले में क्या था, पिछले में जुलाई 1 1987 था, इसमें दिसंबर 10 1992। तो तब तक तो फादर का ही था, फिर 1992 में ला दिया गया एनी पेरेंट। और 2004 में उन्होंने दे दिया कि शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर, मतलब किसी कॉन्सुलेट के पास वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो, अगर ऊपर हो गया तब भी इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का कंसेंट के लिए आपको दौड़वा भागी करना पड़ेगा। ऐसे अगर 1 साल के अंदर करा लेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब रजिस्ट्रेशन से कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। पहले तो वो इंडिया में 7 ईयर्स से रह रहा है, रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स, इंडिया में 7 साल से रह रहा है, मैरिड टू सिटीज़न ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, किसी इंडियन सिटीज़न से मैरिड है और 7 साल से इंडिया में रह रहा है, मैरिड टू सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड लिविंग फॉर 7 ईयर्स। और तीसरा, वो रजिस्टर्ड एज OCI फॉर 12 मंथ्स। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि OCI क्या होता है। बेसिकली OCI सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक कार्ड होता है। वो कार्ड अगर किसी के पास होगा तो उस इंसान के पास बहुत सारा प्रिविलेजेस होगा। हम लोग जैसे इंडिया में रह करके जो राइट्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स फॉरेन कंट्री में रह करके वो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। समझ आया। रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स, उसके बाद मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स एंड रजिस्टर्ड एज OCI फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीना से ही और शी हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज एन OCI। व्हाट इज़ OCI? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक कार्ड होता है, जिसके पास भी ये कार्ड होता है उनके पास द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज होता है बाय लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री द सेम एज इंडियंस। मतलब इंडिया में रह करके हम लोग जो प्रिविलेजेस और राइट्स को एंजॉय करते हैं, वो लोग फॉरेन कंट्री में भी रह करके वही प्रिविलेजेस और राइट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन से कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। पहले तो वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीज़न नहीं था जहाँ इंडिया के सिटीजन्स को सिटीज़नशिप नहीं दिया जाता था।
फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है, वैसे तो दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है तो आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं होने चाहिए, पहला कंडीशन ये। दूसरा, अंडरटेक टू रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। आप जिस भी कंट्री में रह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो आप अपने फुल एज और कैपेसिटी में बोल रहे हो कि आप उस कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हो। तीसरा, आप गुड कैरेक्टर के, आपका कैरेक्टर अच्छा है। और चौथा, आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, उन 22 लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज का भी थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो आप बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया के सिटीज़न बन जाओगे। 4 कंडीशंस क्या है? किसी ऐसी कंट्री के सिटीज़न नहीं हो जहाँ इंडिया के सिटीजन्स को सिटीजनशिप दिया ही नहीं जाता है। फिर आप जिस भी कंट्री के थे उसका सिटीजनशिप छोड़ने के लिए तैयार हो, रिनाउंस करने के लिए तैयार हो, गुड कैरेक्टर के हो, और 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस उसमें से किसी 22 लैंग्वेजेस है किसमें 8th शेड्यूल में, उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज है। डन। अब चलते बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इज़ द ईजिएस्ट वन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है, ठीक है, वॉर में है। अब वॉर मान लीजिए इंडिया जीत गया, तो उस कंट्री का कुछ टेरिटरीज मान लीजिए इंडिया के अंदर आ गया, तो उस टेरिटरी, उस जीता हुआ टेरिटरी के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सभी लोग अब इंडियंस कहलाएंगे, ठीक है। अगर इंडिया कोई टेरिटरी जीता और उस टेरिटरी के अंदर, और उस टेरिटरी का भाग इंडिया के टेरिटरी के अंदर आ गया है, तो अब उस टेरिटरी के अंदर जितने लोग भी आते हैं वो इंडियंस कहलाने लगेंगे, ठीक है। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आप किस तरह अपना सिटीजनशिप छोड़ सकते हो, ठीक है। पहला तो रिनंसिएशन, ठीक है, आप फुल एज और कैपेसिटी के हो, आप अपने होशो हवास में बोल रहे हो कि आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना है, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही आप इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दोगे तो आपके अगर कोई माइनर चाइल्ड है, आपका कोई छोटा बच्चा है, तो उसका सिटीजनशिप भी देन एंड देयर ख़त्म हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा। लेकिन वो माइनर चाइल्ड अगर चाहे तो 18 साल होने के बाद अपना सिटीजनशिप वापस ले सकता है। मतलब 18 साल होने के बाद वो माइनर चाइल्ड ही कैन अगेन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहला हो गया रिनंसिएशन, आप खुद बोल रहे हो कि आपको इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहना है। टर्मिनेशन, मान लीजिए आपने वॉलेंटरीली जा कर के चाइना का सिटीजनशिप को ले लिया है, तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पर एक एक्सेप्शन इसके अंदर, अगर इंडिया उस वक्त किसी कंट्री के साथ वॉर में इंगेज्ड है और उस वक्त आप जा कर के अपना सिटीजनशिप चेंज कर लोगे, तब थोड़ा कुछ दिन के लिए मतलब वो अप्लाइड नहीं होता है, मतलब आपको रोक दिया जाएगा, जब तक कंट्री वॉर में है तब तक के लिए आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। रिनंसिएशन, खुद से बोल रहे हो कि मुझे छोड़ना है फुल एज एंड कैपेसिटी के, माइनर चाइल्ड का भी छोड़ा, माइनर चाइल्ड भी अब इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, लेकिन जब माइनर चाइल्ड 18 साल का हो जाएगा तो वो वापस इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। टर्मिनेशन, अपने वॉलेंटरीली जा कर के किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, अगर ले लिया है तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप देन एंड देयर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग टाइम व्हेन इंडिया इज इंगेज्ड इन वॉर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है डेप्रीविएशन, ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को ये पता चला कि आपने जो इंडिया का सिटीजनशिप था वो फ्रॉड से अटेन किया है, ठीक है, फ्रॉड से अटेन किया है, या कंट्री को डिसलॉयल्टी दिखाई है, या इंडिया किसी वॉर में इंगेज था और आपने एनिमी कंट्री के साथ कुछ कम्युनिकेट किया है, उनके साथ इंगेज हो, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप को डिप्रीविएट कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा आपसे, ठीक है। ये गवर्नमेंट करती है, डन बाय गवर्नमेंट। अगर आपने फ्रॉड से लिया है, वॉर के समय किसी फॉरेन कंट्री के साथ कम्युनिकेट किया है, डिसलॉयल्टी दिखाया है, तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो स्कोप है इसको 2005 में बहुत बढ़ा दिया गया था। एक कमिटी थी, एल.एम. सिंघवी कमिटी, इनके रिकमेंडेशन पर जो OCI कार्ड होल्डर का जो स्कोप होता है उसे बढ़ा दिया गया था, कब? 2005 में। एक्सेप्ट विथ पीपल ऑफ 2 कंट्रीज़, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब कोई लोग अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो उन्हें ये OCI कार्ड होल्डर का नहीं मिलेगा, ठीक है। किन 2 कंट्री का नाम लिया मैंने? पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर कोई सिटीज़न इन कंट्री से बिलोंग करता है और तो उन्हें ये OCI कार्ड होल्डर का जो प्रिविलेजेस होता है उन्हें ये चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। अब जिनके पास OCI कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जिनके पास कार्ड होता है, उनके पास क्या क्या एडवांटेजेस है? पहले तो मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा, मतलब होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो हमें हर बार जाने के लिए वीज़ा बनाना पड़ता है, लेकिन OCI कार्ड होल्डर के पास ये प्रिविलेज है कि वो एक ही वीज़ा से बार बार इंडिया आ सकते हैं, रहने के लिए और किसी अदर पर्पज़ के लिए इंडिया आ सकते हैं। और हमने देखा था कितना सारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कॉन्सुलेट के पास जाके अलग अलग कैटेगरीज़ में, लेकिन OCI कार्ड होल्डर को कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और तीसरा मैंने आपको बताया था पैरिटी विद सिटीजन्स, है ना, मतलब जैसे हम लोग यहाँ हैं वैसे ही वो लोग फॉरेन कंट्री में हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में रह करके जो राइट्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, वही चीज़ वो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रह करके एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट विद एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। मतलब इंडिया की खेती बाड़ी में उनका ज़्यादा वो भाग नहीं ले सकते, जो प्लांटेशन होता है टी कॉफ़ी वगैरह का प्लांटेशन, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में भाग नहीं ले सकते। बाकी सारे कैटेगरीज़ में दे आर इक्वल टू इंडियंस, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, OCI कार्ड होल्डर्स का LM सिंघवी कमेटी रिकमेंडेड इन 2005 कि उनका स्कोप बढ़ा दिया जाए, एक्सेप्ट विद पीपल बिलोंगिंग टू 2 कंट्रीज़, दैट इज़ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एडवांटेज क्या है, एक ही वीज़ा से मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा, नो registration required, and parity with citizens, except on agriculture and plantation. So yep guys, we have finished our citizenship wala chapter number 6, part 2, article 5 to 11. We have seen all the 7 articles, Citizenship Act of 1955 and the OCI card holders. So I would like to end this video now. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can also tell me in the comment section about how you like the videos, or if you want any changes in my studying pattern, how I teach you. So take care guys, thank you so much.